न्याय दर्शन में आज हमारा यह वीडियो लेक्चर पार्ट 3 है। इससे पूर्व में हमने न्याय दर्शन के 16 पदार्थों की चर्चा की थी। उसके बाद हमने जो प्रमाण है उसमें प्रथम प्रमाण जो प्रत्यक्ष था उसका बिंदुवार हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अनुमान प्रमाण के संबंध में विशेष चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो लेक्चर योग विज्ञान विभाग के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। आइए हम समझते हैं अनुमान प्रमाण को। सबसे पहले हम अनुमान प्रमाण के स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। अनुमान प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में आता है और ये दूसरा प्रमाण न्याय दर्शन के अंदर माना जाता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इस अनुमान प्रमाण का आधार होता है। अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष मूलक कहते हैं, इसीलिए उसको। अनुमान से ही हमें भूत और भविष्य का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से हमें केवल वर्तमान का ज्ञान होता है। अनुमान जो है वो संशय पूर्ण और अनिश्चित भी होता है। अनुमान भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जो अनुमान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। इससे जो विषय का ज्ञान होता है वो संदेह युक्त होता है। अनुमान व्याप्ति संबंध के ऊपर आधारित होता है। ये व्याप्ति संबंध क्या होता है इसको देखते हैं। व्याप्ति संबंध एक ऐसा आधार वाक्य होता है जिसमें आपस में संबंध स्थापित हुआ रहता है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यहां हमने धुएं की बात पहले की है और आग की बात बाद में की है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा भी देखा गया है कि आग तो है परंतु धुआं नहीं है। जैसे गर्म तप्त लोहा, वहां आग तो है पर धुआं नहीं है। इसलिए व्याप्ति संबंध का जो आधार वाक्य है वो क्या है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जहां धुआं है वहां आग निश्चित तौर पर उपस्थित है। ये व्याप्ति संबंध है। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने अनुमान के स्वरूप को जान लिया है। अब हम अनुमान शब्द को जानते हैं कि ये क्या है। अनुमान शब्द में दो बातें मिली हुई हैं। एक तो है अनु, दूसरी है मान। अर्थात अनुमान यानी कि अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान, यानी कि किसी चीज के बाद में होने वाला ज्ञान। और वो चीज क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि प्रत्यक्ष के बाद में जो होने वाला ज्ञान है वो अनुमान प्रमाण है। ये अनुमान प्रमाण दो प्रकार का होता है। एक स्वार्थ अनुमान, दूसरा है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान जो स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमान लगाता है वो स्वार्थ अनुमान है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाह रहा है। और परार्थ अनुमान क्या है? जो दूसरों को कुछ समझाना चाहता है, दूसरों के सामने कुछ प्रमाणित करना चाहता है, तो वो क्या है? परार्थ अनुमान है। अनुमान में जो स्वार्थ अनुमान है उसको समझने के लिए न्याय दर्शन में 3 वाक्यों का सहारा लिया गया है और उसमें 3 वाक्यों को उसके अंदर समाहित किया गया है। जैसे क्या वो 3 वाक्य क्या है? पहाड़ पर आग है, किसी ने देखा, क्योंकि वहां पर धुआं है। पहाड़ पर आग है क्योंकि वहां पर धुआं है, और जहां जहां धुआं है वहीं वहीं आग होती है। तो इसमें 3 आधार वाक्य क्या, 3 अवयव उन्होंने क्या बनाए हैं? एक पक्ष, एक हेतु, एक साध्य। इन 3 आधार वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं जो पक्ष है वो पहाड़ है, जो हेतु है वो धुआं है, और जो साध्य है वो आग है। हमें क्या सिद्ध करना है कि वहां आग है। और क्यों करना है? क्योंकि हमने वहां हेतु धुएं को देखा है। और कहां पर हो रहा है सारा प्रपंच? पहाड़ पर हो रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि पहाड़ पर आग है। क्यों है? क्योंकि वहां पर धुआं है।
और इसे सिद्ध करने के लिए व्याप्ति वाक्य क्या है हमारे पास, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहीं वहीं आग भी होती है। अब हम परार्थ अनुमान के जो अवयव हैं और इसके जो आधार वाक्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तर्क शास्त्र के अंदर परार्थ अनुमान को ही विशेष दर्जा प्राप्त है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो 5 वाक्य हैं परार्थ अनुमान के पंच अवयव के ऊपर आधारभूत करके बनाए हुए हैं, इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो बहुत अधिक मजबूत हो जाता है। ये 5 अवयव जो हैं वो क्या क्या हैं, प्रतिज्ञा है, हेतु है, व्याप्ति वाक्य उदाहरण है, उपनय है, निगमन है। इनके 5 आधार वाक्य क्या हैं कि पर्वत पर आग है, क्या है, ये एक प्रतिज्ञा है जिसे हमें सिद्ध करना है, जिसे हमें सिद्ध करना है। और हेतु क्या है, पर्वत पर आग है क्योंकि इसमें धुआं है। हेतु क्या है, सिद्ध करने के लिए जो हम युक्ति लगा रहे हैं वह हेतु है। पर्वत पर आग है, हम पूछेंगे भाई क्यों आग है, कि भाई हमने वहां पे धुआं देखा है। तो हमने क्या युक्ति लगाई है कि हमने वहां पे धुआं देखा है, ये धुआं ही इसका हेतु हो गया। अब जो इसमें तीसरा वाक्य आता है व्याप्ति वाक्य को हम उदाहरण सहित देकर यहाँ पे समझाते हैं। क्या कहते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है, जैसे रसोई घर में। बिल्कुल ठीक बात है, ये आधार स्तंभ हो गया है, आधार स्तंभ वाक्य प्लस दृष्टांत। तो व्याप्ति वाक्य प्लस उदाहरण इसमें दोनों जुड़ गए हैं। फिर क्या कह रहे हैं वो कि पहाड़ पर धुआं है, ये क्या है, उपनय है। हेतु व साध्य के बीच में संबंध जहां पर स्थापित हो रहा है वह उपनय है, यानी कि स्थान विशेष। अगर कोई घटना घटी है तो वहां का स्थान विशेष, कि धुआं कहाँ है, पहाड़ पर, तो आग कहाँ होगी, पहाड़ पर, तो पहाड़ कॉमन हो गया, तो वो क्या है, उपनय है। और जो प्रतिज्ञा होती है जब वो सिद्ध हो जाए, क्या हो जाए, इसलिए पहाड़ पर आग है, ये सिद्ध हो गया, तो वो जो प्रतिज्ञा है वही निगमन कहलाने लगती है, वही निगमन कहलाने लगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये 5 वाक्य हैं ये हमारे निष्कर्ष को बहुत अधिक मजबूत बना देते हैं। मैं समझता हूं आपको स्वार्थ अनुमान के 3 वाक्य, 3 अवयव और परार्थ अनुमान के 5 वाक्य और पंच अवयव आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जो एक डिस्कस यहाँ पर कर आए हैं कि ये व्याप्ति संबंध जो है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये हमने कैसे बनाया। तो इसके लिए भी न्याय दर्शन में व्याप्ति के संबंध में व्यापक चर्चा हुई है, जिसे हम देख लेते हैं संक्षिप्त रूप में। व्याप्ति को भी न्याय दर्शन में 2 भागों में बांटा गया है, एक है समव्याप्ति, एक है विषम व्याप्ति। समव्याप्ति होता है कि व्यापकता जो है सो बराबर बराबर हो, अर्थात कोई वस्तु है जिसे हम जान सकते हैं, जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो एक प्रमेय है। और उस वस्तु को हम तभी जान सकते हैं जब हम उसे नाम दे सकते हैं। तो उस वस्तु को हमने नाम दे दिया, उसे हमने नाम दे दिया, तो इसलिए हम उसे जान सकते हैं। तो यहाँ ये जो है बराबर की व्यापकता है, तो इसे समव्याप्ति कहा जाता है। ये इसका पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है विषम व्याप्ति। यहाँ व्यापकता बराबर नहीं होती, यहाँ पर व्यापकता बराबर नहीं होती। जैसे आग और धुआं, आग हो सकता है छोटी सी हो पर धुआं बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए इसे विषम व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शनवादियों ने इनकी 6 प्रकार की विधियां बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? अन्वय है, व्यातिरेक है, व्याभिचाराग्रह है, उपाधि निराश है, तर्क है और सामान्य लक्षण है। अन्वय जो पहली विधि है वो क्या है? भाव से, एक भाव से दूसरा भाव उत्पन्न होता है। जैसे कहीं पर आग है तो धुआं भी होगा, बिल्कुल ठीक बात है, कहीं पे धुआं है तो आग भी होगी।
दूसरा क्या है, व्यतिरेक, अभाव से अभाव का ज्ञान। अगर कोई एक चीज नहीं है तो वहां दूसरी चीज भी संभव नहीं हो सकती। जैसे आग नहीं है तो धुआं की भी संभावना नहीं है। तीसरा है व्यभिचाराग्रह। ये दो वस्तुओं के बीच में व्यभिचार को हटाता है। जहां पर व्यभिचार नहीं है वहीं पर ही वो बात मानी जाएगी। जैसे कि जिसके साथ अनुभव कुछ जुड़ा रहता है, कि कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर धुआं है परंतु आग ना हो पूरी दुनिया में, तो वहां पर क्या है, व्यभिचार का निग्रह है। तो इसलिए वह अनुभव के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसे व्यभिचार निग्रह कहते हैं। चौथा है उपाधि निराश, यानी कि संबंध में जब दोष हो जाए। उपाधि निराश का मतलब है जब संबंध में दोष हो जाए। दोष कैसे हो जाएगा, यदि कहीं पे धुआं है तो वहां आग भी होगी, लेकिन कोई क्या कह रहा है कि उसके बीच में कुछ और जोड़ दिया। उसने क्या जोड़ दिया कि भैया धुआं तभी उठता है जब लकड़ी गिल्ली हो। तो क्या हुआ, संबंध में दोष उत्पन्न हो गया, वो डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ, तो उसे व्याप्ति नहीं कही जाएगी। इसीलिए उपाधि निराश का कहना है कि डायरेक्ट संबंध होना चाहिए, जहां धुआं है वहीं आग है, लकड़ी गीली है नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है। फिर वो बात करते हैं तर्क की, क्योंकि पाश्चात्य दर्शनवादी जो हैं वो तर्क के आधार पर ही तर्क को काटने की कोशिश करते हैं, और न्याय दर्शन तो तर्कशास्त्र ही है। तो यहाँ पे तर्क की बात करना भी विचार के अनुकूल है। यहाँ ये कहते हैं कि अगर कोई बात सिद्ध करनी है तो उसको सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत कथन को सिद्ध करने की कोशिश करो, और जब उसका विपरीत कथन सिद्ध ना हो और वो असत्य हो जाए तो जो हमारा प्रथम कथन है वो सिद्ध साबित हो जाता है। यही तर्क का सिद्धांत है। जैसे कोई कहे कि भाई जहां धुआं है वहीं आग है, तो इसका विपरीत कथन क्या होगा कि जहां आग नहीं है वहां धुआं है, तो इसको आप सिद्ध करके दिखाएं। तो ये सिद्ध नहीं होगा तो हमारा प्रथम कथन सिद्ध हो जाएगा। छठी युक्ति ये लगाते हैं व्याप्ति के लिए विधि है जो, वो है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण भी वो देखते हैं, जैसे जाति का हमें गुण बोध हो जाए। जैसे कि हम मनुष्यों को देखते हैं, उनकी मृत्यु भी देखते हैं, तो उनकी जाति, हम मनुष्य जाति के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी मरणशील हैं। तो ये इसका सामान्य लक्षण हो गया, जो कि प्रत्यक्ष में भी सामान्य लक्षण आता है, अलौकिक प्रत्यक्ष में, तो उससे ये वहाँ से भी संबंध रखता है। आइए, जो हमने देखा है ये जो दो प्रकार हैं अनुमान के, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया है कि स्वार्थ अनुमान तो वही है जो स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमान लगाते हैं। इसके 3 वाक्य हैं और 3 ही इसके अवयव हैं। परार्थ अनुमान के संबंध में भी मैं आपको बता आया हूँ कि दूसरों की शंका समाधान के लिए जो अनुमान का सहारा लेना पड़ता है वह परार्थ अनुमान है, जिसे सिद्ध करने के लिए उसके 5 वाक्य होते हैं, उसके 5 ही अवयव होते हैं। कौन कौन से अवयव होते हैं वो, प्रतिज्ञा, हेतु, व्याप्ति वाक्य उदाहरण सहित, और उपनय और निगमन। ये जो परार्थ अनुमान है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो होता है पूर्ववत अनुमान, किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसका अनुमान लगाना। जैसे कि बादल हो गए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई बारिश हो सकती है, आपने अनुमान लगा लिया है, वो सिद्ध हो या ना हो लेकिन अनुमान तो लगा लिया, तो वो क्या है, पूर्ववत अनुमान। शेषवत अनुमान क्या है, जो घटना के बाद अनुमान लगाता है। जैसे आप सुबह प्रातःकाल में उठे और आपने देखा कि सब जगह गीला हो रखा है, सड़कें भी गीली हैं, खेत में भी पानी भरा हुआ है, छत भी गीली है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि रात्रि में वर्षा हुई है। तो ये क्या है, शेषवत अनुमान है, घटना के बाद। एक सामान्य दृष्टि भी होता है परार्थ अनुमान। जैसे आपने किसी को बताया कि वहां एक बगुला था, तो ये अनुभव के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही हम बगुला बताएंगे तो हमें क्या होगा, हमें एकदम से पक्षी का ध्यान भी आएगा, और उसका रंग एकदम सफ़ेद होता है, उजला सा होता है, तो हम उसका एकदम रंग का भी ध्यान आएगा। तो वहाँ पर सामान्य दृष्टि ये अनुमान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आज अनुमान को अच्छे से समझ आए हैं, अनुमान प्रमाण को। आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने अनुमान के जो प्रकार हैं उन्हें भी अच्छे से देखा है,
हमने उसके अनुमान के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया है, हमने उसके शब्द का अर्थ देखा है, हमने स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान के संबंध में जानकारी ले ली है। इन दोनों के ही जो वाक्य हैं और अवयव हैं उनके संबंध में हमने बात कर ली है। स्वार्थ अनुमान के 3 वाक्य और 3 अवयव हमने देख लिए हैं। परार्थ अनुमान के हमने 5 वाक्य और 5 अवयव हमने देख लिए हैं। फिर जो आधार वाक्य होता है, व्याप्ति संबंध पर जो आधार वाक्य होता है, तो व्याप्ति को हमने देख लिया है कि ये समव्याप्ति और विषमव्याप्ति क्या है। इसके बाद हमने व्याप्ति की जो 6 विधियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अंत में हमने जो है अनुमान प्रकार के जो स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान में और जो आंतरिक इसके जो पार्ट हैं उनका भी हमने चर्चा कर ली है। उसमें जो है परार्थ अनुमान के 3 पार्ट हमें मिलते हैं, जो पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य दृष्ट अनुमान होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर से हमने अनुमान प्रमाण को जान लिया है, समझ लिया है।